कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया हुआ, तो ये हमारा लेक्चर 3 निकल के आ रहा है। पहले 2 लेक्चर्स के बीच में अगर बात की जाए तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसमें सारा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स और देन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन किस हालातों में निकल के आया, कंडीशंस क्या डेवलप हुई, ठीक है, तो वो सारा डिस्कस किया था हमने, वो पहला लेक्चर निकल के आया था। देन कल के लेक्चर की अगर बात करें तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म का नाम भी दे देते हैं। तो उसमें हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बातें की थी, कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब आज का जो लेक्चर हमारा निकल के आ रहा है दैट विल बी ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो मेरा आज का लेक्चर निकल के आएगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर निकल के आएगा। हम आज कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, उन्हें मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले, ठीक है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले मेरे पास कुछ टर्म्स निकल के आ रही है, मैं उसके ऊपर बात करूं। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर इक्वालिटी की बात करें तो क्या निकल के आएगा, तो इक्वालिटी से नाम साफ पता चलता है, ठीक है। हम इतने झंडा लेके बैठे हुए हैं इक्वालिटी का, लड़कियों लड़कियों की इक्वालिटी होनी चाहिए, उस सेम वैसा ही है, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब ये निकल के आएगा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। कंडीशंस क्या निकल के आती है, जब वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप इक्वल कंसीडर करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास निकल के आ रहा है z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b। ये मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल के आते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल रख देता हूं तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ये इस तरह से निकल के। अब जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल आ जाते हैं, whenever 2 complex numbers are equal, तो याद रखिएगा इसे कैसे कंसीडर करके चलते हैं, इसे कैसे कंसीडर करके चलते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो होता है, इट मींस a1 इज इक्वल टू क्या होगा b1 a2 एंड b1 किसे इक्वल आ जाएगा b2, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 should be equal to real part of z2। इसी तरह से imaginary part of z1 should be equal to imaginary part of z2। इस तरह से निकल कर 2 complex numbers are equal only when real parts of the 2 complex number and imaginary parts of the 2 complex numbers are equal, and this is known as equality of complex number, ठीक है। this is known as equality of complex numbers। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, इफ a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 5b, ठीक है, इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड a एंड b। हमने फाइंड क्या करना है, a एंड b को फाइंड क्या करना है, a एंड b को फाइंड करना। अब ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया सेम वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए, 30 सेकंड्स के बाद मैं भी करना शुरू कर दूंगा, फिर मैच करेंगे हम दोनों का इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए मैं कर रहा हूं साथ साथ।
ए प्लस बी माइनस एयोटा 3a प्लस 5b। सबसे पहले तो ये लिख दिया। अभी मैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के बीच में सीख के आया हूं कि इनके रियल पार्ट्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहां पर एक लाइन लिखा करो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये लाइन लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या निकल के आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई, एंड माइनस 3a प्लस 5 इज इक्वल टू। तो याद रखो ये वाला माइनस साथ में लेके चलना, ये वाला माइनस मैं साथ में लेके चलने वाला। तो ऐसी गलती मत करिएगा कि माइनस के साइन को उठाना भूल जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आती थी a प्लस अयोटा बी। स्टैंडर्ड फॉर्म वाज a प्लस अयोटा बी, ठीक है जी। अब यहां से दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, ठीक है? आप देख सकते हो दो इक्वेशंस आपके सामने पड़ी हुई हैं। अब दोनों इक्वेशंस को उठा के सॉल्व कर लो। चाहे वो सॉल्व करना आपको जूनियर क्लासेस में से आता ही है, आपने 10th क्लास में सीखा हुआ। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, वो आपकी विश है, जैसे भी लगाना लगाइए, ठीक है? तो आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है? मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा। a इज इक्वल टू -12 एंड b इज इक्वल टू, आपका आंसर निकल के आएगा 70। b इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 70। b इज इक्वल टू निकल के आएगा 70, ठीक है जी। एक मिनट किसी को लिंक चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अगली चीज की तरफ जा रहे हैं, प्रॉपर्टी को समझते हैं, ठीक है? अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो समझ में आ गया, देन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, ठीक है? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो याद रख लेगा, मैं जूनियर क्लासेस में से एक बात सीख के आया, ठीक है? लाइक टर्म्स आर एडेड टू द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स सिर्फ लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड की जाती है। मैं ये सीख के आया हूं छोटी क्लासेस में से, तो मैं इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूं। आई एम टेकिंग दैट सेम कंसेप्ट। तो यहां पर मैंने क्या कंसीडर किया, Z1 मान के चला A1 अयोटा B1, Z2 हम मान के चले A2 प्लस अयोटा B2। तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल गया, अब जब मैं अगर ऐड करने बैठा हूं तो ये इस तरह से आए, A1 प्लस अयोटा B1 प्लस A2 अयोटा। तो यहां से ये ऐड कर देखिए, सो ये मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स निकल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल गया। दिस इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और याद रखिएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होके एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होके एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा मुझे। So this is the addition of vectors, sorry, complex numbers. ठीक है जी। अब एडिशन की मेरे पास प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है।
इसके बीच में मेरे पास निकल के आ रही हैं प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझो प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी जो मेरी निकल के आती है, पहले भी बहुत बार पढ़ी है, क्यूमुटेटिव। सबसे पहली प्रॉपर्टी निकल के आ रही है क्यूमुटेटिव। अब क्यूमुटेटिव अगर आपको याद हो तो उसका मतलब है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 आपस में ऐड हो रहा है तो किसके इक्वल होगा? Z2 प्लस Z1 के इक्वल भी होगा। तो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल लेके देख लो, चाहे कुछ भी एग्जांपल लेके देखो। फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो, Z1 मान लिया 1 प्लस आयोटा 1, ठीक है। Z2 मान लिया 2 प्लस माइनस लिख लो, चाहे प्लस लिख लो 4 आयोटा। अब एडिशन करके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, अब रियल को रियल के साथ, रियल पार्ट को रियल के पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, तो ऐड करके आंसर आ रहा है ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। एक मिनट, स्टाइलस रुक गया। इसी तरह से मैंने राइट हैंड साइड उठाई, ठीक है। तो Z2 प्लस Z1 कर दिया इसमें। करके देखिए, चेक करिए, खुद करिए, इसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करके देखिए अभी। हो गया जी सॉल्व। चलिए, मैं चाय पीने गया था, चाय लेने गया था, सिर बहुत दुख रहा। चलिए, यहां से आपको क्लियर होगा अगर आपने ऐड किया। किस किस का आ गया? किसी का आया आंसर? चलो वेरी गुड, अगर आ गया तो ठीक है। तो यहां से मुझे पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसी तरह से आपने अगर याद हो आपको जूनियर क्लासेस का, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास निकल के आती थी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकल के आती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बीच में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बीच में मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल के आ जाएंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। अगर Z1 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, Z3 द अदर। अब इन दोनों की एडिशन चाहे पहले कर दो, चाहे Z2 और Z3 की एडिशन कर दो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपस में ये क्या निकल के आएंगे, एवरी टाइम इक्वल ही निकल के आएंगे। एवरी टाइम ये क्या निकल के आएंगे, इक्वल ही निकल के आएंगे। वो ये बोलने की कोशिश कर। अब इसे थोड़े से अलग से मेथड के साथ सॉल्व करें, ठीक है। हालांकि मैं इसलिए पिछले मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकता था, अब मैं थोड़ा सा लेकिन अलग मेथड सॉल्व कर रहा हूं कि मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व ना करनी पड़े, ठीक है। इस अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहा हूं कि मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व ना करनी पड़े। तो थोड़ा सा +1 के लेवल के ऊपर आके अब करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 मान लिया। Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 मान लिया। Z3 इज इक्वल टू A3 प्लस आयोटा B3 मान लिया। इस तरह से आप कंसिडर कर लिया, ठीक है बालको। ठीक है, इस बैच में बालिकाएं ज्यादा है, मुझे मालूम है, ठीक है बेटा। तो क्या करने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड उठाई,
लेफ्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 की एडिशन पहले हो रही है, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, पुटिंग दी वैल्यूज। कोई गलती हो तो माफ कर देना, मतलब बता देना मुझे। तो इन दोनों की एडिशन क्या दे रही है, A1 प्लस A2, रियल पार्ट के साथ ऐड हो गया, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो गया, तो ये निकल के आ रहा है इस तरह से। आगे फर्दर अगर इसकी बात की जाए तो ये सारा इसके साथ ऐड हो रहा है, सेम कंसेप्ट के साथ, रियल पार्ट के साथ। और इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। अब इसके बाद आपकी विश है, चाहो तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये आपकी विश निकल के आ रही है, चाहो तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, ठीक है। या फिर यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बिना राइट हैंड साइड लिए, सेपरेट कर करके। अब मेरे पास लास्ट में ये चीज निकल के आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेपरेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से कर सकता हूं, देखो सीखो क्या कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर सकते थे, ठीक है, वो तो आपको आता ही है यहां पर, लेकिन आप नई चीज सीखो। यहां पर मैंने सेपरेशन कर दी, अब सेपरेशन करके यहां पर तो निकल के आ गया Z1 प्लस ये बड़ी ब्रैकेट। अब यहां पर भी सेपरेशन करनी शुरू कर दी, तो ये निकल के आ रहा है Z1 प्लस ये आ जाएगा Z2 प्लस ये आ जाएगा Z3, ये ब्रैकेट। तो दिस इज माय राइट आंसर, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ये मेरी क्यूमुलेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। बेटा जी किया क्या हमने, पहले सारा ऐड करके एक नेट रिजल्ट निकाल लिया, फिर सेपरेट कर दिया। इसमें से A1 और आयोटा B1 को मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ पे। अगर सेपरेट कर मतलब अगर सेपरेट करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, A2 प्लस A3 बचेगा, यहाँ पर वही बचा। आयोटा B2 और B3 बचा, ठीक है। अब इनमें से इसके A2 और आयोटा B2 को सेपरेट कर दिया, किसके साथ, A3 और B3 में से। अब इसकी वैल्यू क्या मानी थी, Z2 मानी थी। इसकी वैल्यू क्या मानी थी, Z1 मानी थी। इसकी वैल्यू क्या मानी थी, Z3 मानी थी। तो यहां से आगे रखते। और अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है, यहां तक निकालने के बाद राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करके ऐड करो। वो मैं इसलिए नहीं किया, वो मेरे को मालूम है +1 के बच्चे को आता ही होगा, ठीक है। एडिशन के साथ मैंने सेपरेट करना सिखाया यहां पर आपको, ठीक है। तो मैं अगली टर्म पे जा रहा हूं। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी अगर याद हो, भूल गया होगा आपको, ठीक है, मुझे इतना तो मालूम है, ठीक है। मैं 100% श्योर हूं आपको किसी को याद नहीं होगा। याद है किसी को, बोलो बोलो, टेल व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। किसी को याद नहीं, चलो मेरा गैस अच्छा है, मुझे मालूम था किसी को याद नहीं होगा। ऑपोजिट साइन, चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है,
यहां तक तो ठीक है। उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मालूम है एडिटिव आइडेंटिटी? रेवा के अलावा कौन रिप्लाई दे रहा था? हाँ जी इशिता, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी क्या बोल रहे थे? अच्छा चलो मैं बताता हूं एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर डेफिनेशन बताते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी अगर किसी भी चीज की चेक करनी है, फाइंड करनी है, तो उसका कारण मतलब मेथड क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, ठीक है, ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा क्या निकल के आ जाए, 0 निकल के आ जाए। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ऐसा क्या ऐड करूं, ठीक है, कि वापस 0 ना निकल गया है, सॉरी यहां पर करेक्शन करें, कि वापस मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर वही का वही निकल के आ जाए, ZD निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं, जो ये डैश वाली फिलअप वाली प्लेस निकल के आ रही है, इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसे क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली देख के पता चल रहा है कि अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूंगा तब जाके वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा, तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर वही निकल के आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या निकल के आएगा? 0 + 0 आयोटा। दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग को समझिए। एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग होता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा। ठीक है जी। रेवा जो आप बता रहे थे वो एडिटिव इनवर्स था। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी 3rd निकल के आई एडिटिव आइडेंटिटी की। इसी तरह से मेरी 4th प्रॉपर्टी निकल के आ रही है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। क्लियर हो रहा है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स के बीच में हमें क्या देखना होता है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा आइडेंटिटी निकल के आ जाए। ठीक है, ये जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर ऑब्वियस है क्या ऐड करूंगा, अगर -z ऐड करता हूं तब जाके निकल के आएगा। अगर -z ऐड करूंगा तब जाके निकल के आएगा। ठीक है, सो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज -z। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z इज -z। z का एडिटिव इनवर्स क्या निकल के आएगा? -z निकल के आएगा। एडिटिव इनवर्स क्या निकल के आएगा? -z निकल के आएगा। ठीक है जी, चलिए ये तो मेरी एडिटिव की प्रॉपर्टीज निकल के आ गई। देन इसके बाद मेरा निकल के आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन सोच के चलें तो क्या होगा? तो z1 अगर मैं मान के चलता हूं a1 प्लस आयोटा b1, z2 कंसीडर करके चलता हूं a2 प्लस आयोटा b2, तो याद रखो z1 इंटू z2 ये निकल के आएगा a1 प्लस आयोटा b1
इंटू A2 प्लस आयोटा B, A2 प्लस आयोटा B। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वैसे ही करते हैं, ब्रैकेट जैसे हमने जूनियर क्लासेस में सीखा था। तो क्या निकल के आएगा, A1 A2, ठीक है, प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर अगर आपको याद हो तो आयोटा स्क्वायर क्या था, -1। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, A1 A2 माइनस B1 B2, यहां से आयोटा कॉमन निकला तो A1 B2 प्लस B1 A2। तो ये इस तरह से निकल गया, इस तरह से निकल गया। इसे फॉर्मूला बनाना चाहूं तो वो फॉर्मूला भी बना सकता हूं, चाहो तो इसे फॉर्मूला भी बना के चल सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, तो मेरी पहली प्रॉपर्टी वही आ रही है कि Z1 को Z2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे Z2 इंटू Z1 मतलब क्यूमुलेटिव। मैं अब ये प्रूफ नहीं कर रहा, मुझे टाइम नहीं है इसका, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पर आप याद रखिएगा इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी निकल के आएगी एसोसिएटिव, वो भी एग्जिस्ट कर रही है कि Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, Z3 के बाद Z3 को बाहर रखा, Z1 को बाहर रखा, पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम वैसे ही चल रहा है जैसे एडिशन में चल रहा है, सेम वैसे ही चल रहा है जैसे एडिशन में चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब मैं लास्ट आइडेंटिटी के बारे में बता चुका हूं कि Z को किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं कि वापस मेरा Z ही निकल के आता है। आइडेंटिटी में यही होता है, चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में ऐड कर देना, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, Z1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वापस मेरा ये क्या निकल के आ जाए, Z ही निकल के आ जाए। तो ऑब्वियस है, तो मेरा यहां पर एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या निकल के आ रहा है, 1। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या निकल के आ रहा है, 1। सो 1 इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। अब 0 निकल के आता था पीछे फॉर द एडिटिव, 1 निकल के आ रहा है फॉर द मल्टीप्लिकेटिव। 1 इज द एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहीं से फोर्थ प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण मुझे ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी पड़े। ठीक है, इनवर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसके कारण इसे कह देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। या मैंने इसके बारे में क्या बताया कि Z को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वापस मेरा 1 आइडेंटिटी इनवर्स आना शुरू हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आना शुरू हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना शुरू हो जाए। तो ऑब्वियस है, तो यहां पर इसे रिप्लेस करके क्या निकल के आएगा, Z इनवर्स। तो Z इनवर्स मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 1/Z के इक्वल। और अगर Z इनवर्स की बात करें तो अगर ये A प्लस आयोटा B निकल के आ रहा है, ठीक है, तो मैंने कल क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में आयोटा का साइन नहीं आता, तो Z इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस A प्लस आयोटा B इंटू
ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, मतलब जो कल बताया था वो सारा आ जाएगा। इस तरह से। तो दिस इज द इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Z इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a माइनस आयोटा बी, ठीक है, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं से मैं एक नए प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूं, अगर यहां तक निकले हो तो क्या नई प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब याद रखिएगा इसका रिलेशन मेरी इस प्रॉपर्टी के साथ निकल के आता है। इसका रिलेशन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रिलेशन मैं यहीं से निकालने वाला हूं, ठीक है। अब आप चेक करिए, इसमें z निकल के आ रहा है मेरा a प्लस आयोटा बी, लेकिन z इनवर्स निकल के आ रहा है a माइनस आयोटा बी। z निकल के आ रहा है a प्लस आयोटा बी, z इनवर्स निकल के आ रहा है a माइनस आयोटा बी। चेक करके देखो, इसमें यही रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो यहीं से हमने इस प्रॉपर्टी को नाम दिया, यहीं से इस प्रॉपर्टी को नाम दिया कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, अगर z आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी, ठीक है, देन अगर आप कहते हो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, अगर ये वर्डिंग लिखोगे तो z के ऊपर क्या निकल के आ जाएगा, बार। ये बार रिप्रेजेंट करता है कंजुगेट। ये जो ऊपर बार आपने डाला है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंजुगेट में करना क्या होता है, कंजुगेट में आयोटा के आगे वाला जो भी साइन निकल के आ रहा है उसका उल्टा कर देते हैं। अगर प्लस का साइन है तो उसे माइनस बना दो, माइनस का साइन है तो उसे प्लस बना दो। इट मींस कंजुगेट ऑफ z मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, a माइनस आयोटा। कंजुगेट ऑफ z क्या निकल के आएगा, अब कंजुगेट का सिंबल कैसे आता है, बार आ जाता है ऊपर z के ऊपर। तो कंजुगेट ऑफ z मेरे पास क्या निकल के आएगा, a माइनस आयोटा बी। कब, जब z क्या दिया हुआ, a प्लस आयोटा बी दिया। सो कंजुगेट के बीच में क्या होता है, सिर्फ आयोटा के आगे वाला साइन, सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूं, आयोटा के आगे वाला साइन मेरा चेंज होता है और कोई साइन मेरा चेंज नहीं होगा कंजुगेट के बीच में, मेरा और कोई साइन चेंज नहीं होगा। चेक कर लो चेक, ठीक है। अब यहां से ही मैंने क्या निकाला, मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। अब z अगर दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी, तो मॉडुलस को इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें क्या आता है, a स्क्वायर का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। इसे कैसे याद रख सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब मॉडुलस किसे रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस याद रख लो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मॉडुलस किसे रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मॉडुलस किसे रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अब मैंने बताया था ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है। अब कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ये इस तरह से निकल गया, ये इस तरह से निकल गया, ये इस तरह से। सपोज करो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को। अब याद रखिएगा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर रियल पार्ट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखो, मैं अगर ए ये वाले पॉइंट को देखो तो ये आ रहा है
ए कॉमा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ये ए कॉमा बी निकल के आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ जी। सर ਤੁਸੀਂ b ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇਮੇजिनरी c कहता थे, इमेजिनरी c ਤਾਂ आई नहीं। बेटा मैंने कल बताया था, अगर आपको कल वाला याद हो लेक्चर, मैंने कहा था आयोटा एक सिंबल है जो मुझे ये बताता है कि कौन सा नंबर इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। आयोटा जिस नंबर के साथ आयोटा लगा होगा तो मुझे ये बस आयोटा का साइन ये बताता है कि ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है बस। और अगर आप कार्टेशियन फॉर्म के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो रियल पार्ट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं आपके सामने फिगर प्लॉट करके दिखाऊं तो ये इस तरह से निकल के आता है ये। तो याद रखिएगा जो ये ब्लैक कलर की आपके पास लाइन निकल के आ रही है ना, ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसे मान लो 0 टू a, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, OA को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मॉडुलस ऑफ z किसे रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ z मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लेके चलते हो OA को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देख लो, बड़ा कंसेप्ट क्लियर है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका निकल गया, प्लीज इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसके बाद। ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कर लिया नोट? तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता होना चाहिए मॉडुलस का, ठीक है। मैं दोबारा बोल देता हूं एक बार जिन्होंने नहीं समझा। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो a रियल पार्ट x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हो कार्टेशियन प्लेन में, आपके सामने शो किया हुआ ए पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, a कॉमा b को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है OA, ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकल के आएगा a का, दैट इज OA, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करेगा। वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था मॉडुलस ऑफ z किसे रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के आ गया, ठीक है। अब ये सारे चक्कर को अगर ध्यान से देखें पीछे इसके साथ इनवर्स के साथ, ठीक है, मैं नए पेज पे लिख रहा हूं। Z इनवर्स हमारा निकल के आ रहा था a माइनस आयोटा बी अंडररूट, ठीक है, अंडररूट नहीं था आई थिंक। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ठीक है। अंडररूट को कैंसिल कर दो, तो आप इसे रिलेट करिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये कंजुगेट ऑफ z को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से मेरा फॉर्मूला z इनवर्स का क्या निकल के आया है, कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ये चीज निकल गया, ये चीज निकल गया, ठीक है। हमने मॉडुलस और कंजुगेट को आगे किसके साथ रिलेट करके दिखा दिया, z इनवर्स के साथ रिलेट करके दिखा दिया। सो दिस इज माय
फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो यहां से मुझे समझ में आया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैं रेसिप्रोकल लेकर रेशनलाइज करके भी निकाल सकता हूं, या ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं, क्योंकि आप अगर चेक करो पीछे तो आपका z बार निकल के आ रहा है, ठीक है, ये z बार आपका निकल के आता है a माइनस ए होता है, और मॉडुलस ऑफ z निकल के आ रहा है अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैंने ये z इनवर्स के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके मेरे पास ये आंसर निकल के आ रहा है, वैल्यूज पुट करके मेरे पास आंसर ये निकल के आ रहा है। एक सम करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 2a होता है, फाइंड इनवर्स ऑफ z। तो मैं सॉल्यूशन कैसे करने वाला हूं? सबसे पहले z लिखा, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स लिखा, तो z कंजुगेट निकल के आएगा 3 माइनस 2a। मैंने क्या बोला था, सिंबल चेंज कर दो बस। इस तरह से मॉडुलस ऑफ z निकल के आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो निकल के आ जाएगा 9 प्लस 4 दैट इज अंडर 13, ठीक है। तो यहां से मेरे पास z इनवर्स निकल के आया कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो कंजुगेट ऑफ z निकल के आ रहा है मेरे पास 3 माइनस 2a होता, तो मॉडुलस निकल के आ रहा था अंडर 13 का स्क्वायर निकल के आ रहा है, तो ये 3 माइनस 2a होता अपॉन 13, ये मेरा आंसर निकल के आ रहा है। इससे ज्यादा टाइम मेरा बचता है। अगर आप रेसिप्रोकल लेकर रेशनलाइज करते हो तो उसमें आपका फिर भी टाइम लगता है, इसमें आपका विद इन नो टाइम आप साथ में सॉल्व कर लो। यहाँ पर मैंने तो चलो कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखाई है, आप में कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनकी कैलकुलेशन बहुत शार्प होंगी, वो ऑरली कर लेंगे इसे, ऑरली करने वाले बैठे हुए हैं बच्चे। चलिए आज इतना ही, ठीक है। कल का टॉपिक हमारा आगे निकल के आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट या एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के साथ। मैं कल आगे बढ़ूंगा इसके साथ ही कंजुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के साथ धीरे धीरे। इसमें मैं मेंस का जेई मेंस का जो है प्रॉपर्टीज भी साथ में बताता जाऊंगा, ठीक है। सो आज ज्यादा नहीं था कुछ, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक निकल के आ रहा था वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में।